So good morning girls. Today we are going to study chapter number 8, that is cell, the unit of life. ये जो यूनिट है इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 है, देन चैप्टर नंबर 9 है बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है सेल डिवीजन. बट इस पूरे यूनिट में से सिर्फ आपका सेल आ रहा है, तो इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं हाफ ईयरली में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. डायग्राम्स आएंगे इसके अंदर, तो ये चैप्टर आप जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना. जो मैं इसके अंदर आपको क्वेश्चंस बताऊंगी वो क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस है बेस्ड ऑन माई पास्ट एक्सपीरियंस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट. सेल. ओके, सेल जो है इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. दिस यू ऑलरेडी नो. ठीक है, सेल थ्योरी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. सेल थ्योरी, इट वॉज गिवन इन 1839. ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दो साइंटिस्ट ने दी थी, उनका नाम था श्लेडेन एंड श्वान. ठीक है, जो श्लेडेन थे वो आपके बॉटनिस्ट थे, ये भी पूछ लेते हैं आपसे, एंड जो श्वान थे वो आपके जूलॉजिस्ट थे. ठीक है, इन्होंने इंडिपेंडेंटली सेल थ्योरी को, जो सेल थ्योरी की दो ही स्टेटमेंट्स है, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इन दोनों ने मिलकर दी थी. इन श्लेडेन साइंटिस्ट ने वो 1838 में बता दी थी वो स्टेटमेंट, एंड श्वान ने 1839 में बताई थी. और फिर 1839 में दोनों का नाम लेकर बोल दिया गया सेल थ्योरी. ठीक है, जो उन दोनों ने इंडिविजुअली जो स्टेटमेंट दी थी, दैट स्टेटमेंट बिकेम द सेल थ्योरी. ठीक है, सो व्हाट वाज दैट स्टेटमेंट? दैट स्टेटमेंट वाज फर्स्ट स्टेटमेंट. सेल थ्योरी की दो ही स्टेटमेंट्स हैं, जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो श्लेडेन एंड श्वान ने दी थी. ठीक है, ऑल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. सेल्स के बने होंगे और उनके प्रोडक्ट्स के बने होंगे. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी. ठीक है, इट वॉज गिवन बाय श्लेडेन, बॉटनिस्ट, श्वान, जूलॉजिस्ट. दिस सेल थ्योरी केम अप इन 1839. ऑल्दो ये जो आपकी स्टेटमेंट थी ये श्लेडेन ने 1838 में दे दी थी और श्वान ने 1839 में दी थी. इन्होंने अलग अलग काम किया था, इन्होंने साथ में मिलकर काम नहीं किया था. सो द सेल थ्योरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. देन सेकेंड जो स्टेटमेंट थी वो ऐड की गई थी आपकी 1855 में. ठीक है, किसने दी थी ये स्टेटमेंट? जो सेकंड स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी है, रुडोल्फ वर्चो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. फर्स्ट स्टेटमेंट किसने दी थी? श्लेडेन एंड श्वान ने. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट 55 में दी गई थी, 1855 में बाय रुडोल्फ वर्चो. उसने क्या बोला था? उसने बोला था ओमनिस, और ये आपसे डायरेक्टली लिखने को बोलते हैं या डायरेक्टली क्वेश्चन आता है. ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, मतलब ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सपोजिटली माइटोसिस कर रही हूँ, मेरा ये पेरेंट सेल है, माइटोसिस करता है, उससे दो डॉटर सेल्स बनते हैं आपके. ठीक है, ये बन गया, ये बन गया, फिर ये माइटोसिस करेगा, इससे भी दो डॉटर सेल्स बनेंगे आपके. तो जो ये वाले डॉटर सेल्स थे ये किससे बने? इससे, जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा था. ये वाले जो दो डॉटर सेल्स से किससे बने? इससे, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था. मतलब नए सेल्स जो अराइज होते हैं दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, क्योंकि माइटोसिस या मियोसिस होती है. ओके, सो
दो स्टेटमेंट्स की ही है सेल थ्योरी। आपसे क्वेश्चन आएगा डिफाइन सेल थ्योरी। फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, ब्रैकेट में लिखोगे गिवन बाय श्लेडन एंड श्वान, ठीक है, इन 1839। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट केम अप इन 1855 बाय रुडोल्फ वर्चो, ऑमनिस सेलुला ए सेलुला, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये आपका सेल थ्योरी का सेल का सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है सेल थ्योरी का बनता है। उसके बाद जब हम आते हैं आपके सेल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, सेल्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में प्रॉब्लम है ये कि इसके पास नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स ही होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, गोल्जी अपैरेटस सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन होती है, प्लास्टिड्स दो मेम्ब्रेन होती है। तो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, ओनली नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर नॉन मेम्ब्रेनस भी प्रेजेंट है प्लस इसके अंदर मेम्ब्रेनस भी प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि यूकैरियोट्स में ओनली मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स ही होंगे, नॉन मेम्ब्रेनस भी हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल वो है आपका राइबोसोम, ठीक है। एंड क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है दैट मीन्स इट इज नॉन मेम्ब्रेनस। यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। एनिमल्स के अंदर एक और चीज़ प्रेजेंट होती है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, उसे हम कहते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। सो दिस इज नॉन मेम्ब्रेनस, दिस इज नॉन मेम्ब्रेनस, ठीक है, बाकी मेम्ब्रेनस भी प्रेजेंट है। सो अगर आपसे यूकैरियोट्स में स्टेटमेंट आती है कि इट कंटेन्स ओनली मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, रॉन्ग, इट कंटेन्स नॉन मेम्ब्रेनस एज वेल एज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, क्योंकि जितने भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ऑल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स क्यों? बिकॉज राइबोसोम का फंक्शन, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल है? राइबोसोम। की याद रखना, राइबोसोम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल, क्योंकि इसके अंदर ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। ब्रेन ऑफ द सेल जो होता है हम उसे कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका जेनेटिक मटीरियल, डीएनए या आरएनए, ठीक है। और डीएनए और आरएनए का वजूद क्या है, वो क्यों प्रेजेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? बिकॉज दे कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। हमारे जो बॉडी में 99% जो काम होता है, सपोजिटली मेरी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में 99% जो वर्क होता है इट इज़ डन बाय प्रोटीन्स। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज प्रोटीन, बट प्रोटीन की इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रेजेंट होती है जेनेटिक मटेरियल के अंदर। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए या आरएनए। वायरसेस को छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है आपका दैट इज डीएनए। वायरसेस में डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन आरएनए कभी भी वायरसेस को छोड़ के किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं प्रेजेंट। आपका डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। सो न्यूक्लियस इज कंटेनिंग व्हाट? Nucleus is present only in eukaryotes and it is containing genetic material. That is why it is called as the brain of the cell. It is containing the information of the most important biomolecule called as protein. ठीक है। और प्रोटीन की इंफॉर्मेशन डीएनए से निकाल के प्रोटीन को बनाने का काम कौन कर रहा है? राइबोसोम। सो इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, ठीक है। आपका प्रोकैरियोट्स में कुछ नहीं है, मेम्ब्रेनस है ही नहीं, काम ख़त्म हो गया, आधी से ज़्यादा दुनिया है ही नहीं उसके अंदर, लेकिन उसके पास डीएनए भी है, उसके पास राइबोसोम्स भी है। डीएनए का काम ही यही है कि उसके पास प्रोटीन इंफॉर्मेशन है, ठीक है, लेकिन राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके, ठीक है। तो
प्रोकैरियोट्स इन यूकैरियोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही डिफरेंस था कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, ओनली नॉन मेम्ब्रेनस आर प्रेजेंट, ठीक है, ओनली नॉन मेम्ब्रेनस आर प्रेजेंट, बट यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेनस भी होते हैं एंड नॉन मेम्ब्रेनस भी होते हैं, ठीक है। तो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स अगर आपसे पूछा जाए नेम द 2 नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, फर्स्ट आप लिखेंगे राइबोसोम्स, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड लिखेंगे आप सेंट्रियोल्स, ठीक है। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, और सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है। दोनों चीज़ें याद कर लो, नेम 2 नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस, सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन। जैसे क्लास में मैं आपसे बार बार बुलवाती हूँ और आप मेरे पीछे पीछे बोलते हो ना, वैसे ही जब आप मेरी वीडियो सुन रहे होगे, मैं आपसे जब क्वेश्चन बार बार पूछूंगी तो आप उसका आंसर दोगे मुझे, ठीक है। बेशक आप मेरी वीडियो सुन रहे हो, साथ साथ बोलोगे। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन, ओके। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको पता है क्या क्या ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर आपके आते हैं, सबसे प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स आर के बैक्टीरिया, ठीक है। देन आते हैं आपके यू बैक्टीरिया, देन आपके आते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद आते हैं PPLO, ठीक है। उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज एंड रिकेट्सी आते हैं, बट अभी मैं वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ। PPLO जो है आपको बुक में सबसे पहले इस वाले चैप्टर में मेंशन किया है, जो आपका लिविंग जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड था, उसके अंदर आपका PPLO मेंशन नहीं था, लेकिन PPLO चैप्टर नंबर 8 में मेंशन है। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नाउ आर्के बैक्टीरिया सबसे प्रिमिटिव है। बैक्टीरिया में आपको अगर पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है वो 1 to 2 माइक्रोन का आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो माइकोप्लाज्मा है वो आपको 0.3 माइक्रोन के मिल जाएंगे, और PPLO जो है आपको 0.1 माइक्रोन का मिल सकता है, ओके। सो the smallest organism on earth is PPLO। क्या साइज है उसका? 0.1 माइक्रोन। बैक्टीरिया का स्मॉलेस्ट साइज कौन सा मिला है हमें? 1 to 2 माइक्रोन, एंड माइकोप्लाज्मा का 0.3 माइक्रोन, ठीक है। ये आपकी बुक में लिखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ह्यूमन बॉडी में अगर देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आपका लार्जेस्ट सेल है दैट इज एग, जो फीमेल प्रोड्यूस करती है। लॉन्गेस्ट जो सेल है वो होता है आपका न्यूरॉन, क्योंकि उसके जो एक्सॉन्स होते हैं वो हेड से ब्रेन से निकलकर आपके टोज तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट सेल इज न्यूरॉन, लार्जेस्ट सेल इज एग, एंड द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमंस इज स्पर्म, ठीक है, ओके। smallest organism on earth is PPLO, and the largest single cell on earth is ostrich egg। होगा तो वो एग ही, लेकिन किसका एग? ऑस्ट्रिच का एग। तो अगर आपसे पूरी दुनिया में सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म पूछा जाए तो PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नाम नहीं बताया है इसमें साइंटिफिक नेम, बट बताया है 0.1 माइक्रोन। लार्जेस्ट सेल ऑन अर्थ इज ऑस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज egg, longest cell in human body is neuron, and smallest cell in human body is sperm, ठीक है। इसके बाद अब हम एक बार देख लेते हैं अपने प्रोकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर आपका फर्स्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ आर्के बैक्टीरिया, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया एंड जो ये है यू बैक्टीरिया, ठीक है। देन माइकोप्लाज्मा, ठीक है।
ये आपने पता है कि इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट थी। ठीक है, आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं इसके अंदर 3 टाइप के आते हैं आपके, रिवीजन भी हो जाएगी आपकी, हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है, एंड थर्ड वाज मिथेनोजेंस। तो हेलोफाइल्स जो होते हैं एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में होते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स जो होते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम्स ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट में होते हैं। मिथेनोजेंस कहाँ मिलते हैं? इन द गट ऑफ रूमिनेंट्स। ठीक है, मिथेनोजेंस एक टाइप की गैस प्रोड्यूस करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मीथेन गैस। ठीक है, एंड ये जो मीथेन गैस होती है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विच टाइप ऑफ गैस? बायोगैस। ठीक है, तो बायोगैस में हम जैसे कैटल का रूमिनेंट्स होते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं कर्ड च्यूइंग, मतलब जो जुगाली करते रहते हैं, वो कैटल ही होती है हमारी गाय भैंस। ठीक है, या गोट हो गई। ओके, तो हम इनका गोबर लेते हैं बायोगैस प्लांट में और फिर उससे गोबर की हेल्प से बायोगैस प्रोड्यूस होती है। बायोगैस में 80% कौन सी है? मीथेन गैस। और हम गोबर क्यों लेते हैं उनका? गोबर इसलिए लेते हैं क्योंकि जो भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, अगर माइक्रोब्स अच्छे वाले माइक्रोब्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एस्चेरिचिया कोलाई, तो जब भी हम फीसिस पास करेंगे तो हमारे फीसिस के अंदर एस्चेरिचिया कोलाई भी मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही वो रूमिनेंट्स गोबर जो निकालेंगे, रूमिनेंट्स के गट में कौन रह रहा है? गट, GUT गट, कौन रह रहा है? मिथेनोजेंस, आर्के बैक्टीरिया। तो जब वो फीसिस पास करेंगे, गोबर निकालेंगे, तो उसके अंदर भी कौन होंगे? मिथेनोजेंस। ठीक है, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करने वाले हैं। बाकी इसके अंदर सल्फर ऑक्साइड और जो अदर गैस होती है वो हम अपने आप कहीं से प्रोड्यूस करके बायोगैस पूरी की पूरी बना लेते हैं। लेकिन जो बायोगैस प्लांट के अंदर एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो यूज़ होता है वो कैटल डंग यूज़ होता है, कैटल का गोबर। वाई? बिकॉज इट कंटेन्स मिथेनोजेंस विच प्रोड्यूस मीथेन गैस। ठीक है, अब आर्के बैक्टीरिया की जो सेल वॉल थी उसके अंदर क्या था? उसके अंदर थे S लेयर्स, सल्फर की लेयर्स थी। हेलोफाइल्स में सल्फर की लेयर्स थी, थर्मो एसिडोफाइल्स में सल्फर की लेयर्स थी, बट मिथेनोजेंस की जो सेल वॉल थी उसमें क्या था? सूडो पेप्टिडो ग्लाइकेन। ठीक है, सूडो पेप्टिडो ग्लाइकेन। ओके, नाउ यू बैक्टीरिया, जितने भी आपके बाकी बैक्टीरिया आते हैं आर्के बैक्टीरिया को छोड़ के, उनके अंदर आपकी जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकेन। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा के अंदर तो सेल वॉल एब्सेंट ही होती है। ओके, नाउ अब एक बैक्टीरिया के मतलब एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करना है, बैक्टीरियल सेल का, और एक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर हमें डिस्कस करना है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बैक्टीरिया बना दूँ तो बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम? पहला पढ़ेंगे उसका सेल एनवेलप। ठीक है, सेकंड पढ़ेंगे क्योंकि सेल एनवेलप के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक आता है आपका ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, देन आती है आपकी सेल वॉल एंड देन इनर मोस्ट होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो सेल एनवेलप 3 चीज़ों का मिला होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर बात की जाए तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस। ओके, ग्लाइकोकैलिक्स की बात की जाए तो एक ये कोट होता है विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल। ठीक है, ये 2 टाइप का हो सकता है। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स आपका थिन है तो ये तब इस ग्लाइकोकैलिक्स को हम कहते हैं स्लाइम लेयर। ठीक है, अगर ये थिक होता है तब हम कहते हैं कैप्सूल। सो कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया मतलब उसके अंदर कैप्सूलेटेड मैं बोल रही हूँ, एक्स बैक्टीरिया इज कैप्सूलेटेड। मतलब क्या है कि इसके अंदर सबसे बाहर क्या है? कैप्सूल, फिर अंदर है सेल वॉल, फिर अंदर है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ इट इज़ अ
स्लाइमी बैक्टीरिया, मतलब बाहर क्या है, स्लाइम लेयर, उसके बाद क्या है, सेल वॉल, उसके बाद क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सो बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स जो है कोट है सेल का, एंड अगर ये थिन हुआ तो स्लाइम लेयर कहलाएगा, अगर थिक हुआ तो कैप्सूल कहलाएगा। ठीक है, सेल वॉल हो गई आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की। सेल मेम्ब्रेन जो होती है अभी हम डिस्कस करेंगे, सेल मेम्ब्रेन चाहे प्रोकैरियोट्स की हो चाहे यूकैरियोट्स की हो, यूकैरियोट्स के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। तो जो ऑर्गेनल की जो मेम्ब्रेन होती है, इनकी सारी मेम्ब्रेन्स का एक ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हम उसे कहते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, नाउ इसके बाद हमारा जो बैक्टीरिया में हमें पढ़ना है वो आएगा आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस साइटोप्लाज्म में, और एक सेकेंड रुको, इस साइटोप्लाज्म में आपके नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होंगे। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स फॉर एग्जांपल आपका हो जाएगा राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स किस में हेल्प कर रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। प्लस इसके अंदर होगा आपका डीएनए। मैंने बताया था वायरसेस को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। सो डीएनए, और ये डीएनए कैसे प्रेजेंट होता है, हाईली कॉइल्ड। हाईली कॉइल्ड डीएनए की जो लेंथ होती है बैक्टीरिया के उसकी बैक्टीरिया की अगर लेंथ देखी जाए तो डीएनए की लेंथ उसके 100 टाइम्स होती है। ठीक है, अब मुझे एक इतनी बड़ा जैसे थ्रेड है, एक धागा है, मुझे उसको छोटे सी जगह पे डालना है, तो मैं क्या करूँगी, उस धागे को फोल्ड कर दूँगी। ठीक है, तो कॉइल कर दूँगी बेसिकली। तो डीएनए भी एक बहुत लंबे धागे की तरह होता है। अगर आप उसकी लेंथ देखो तो बैक्टीरिया के लेंथ के 100 टाइम्स होता है। ठीक है, तो ये डीएनए अगर आप इसको एज इट इज़ रखोगे तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में नहीं आ पाएगा, तो हम क्या करते हैं, उसको कॉइल कर देते हैं। तो डीएनए जो प्रेजेंट होता है हाईली कॉइल्ड। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप याद रखना, साइटोप्लाज्म का वो रीजन जहां पे डीएनए प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड में ये आई नहीं आएगा, NUCLEOID, न्यूक्लियोइड। ठीक है, सो न्यूक्लियोइड इज नॉट एन ऑर्गेनल, इट इज़ द रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म जहाँ पे आपका हाईली कॉइल्ड डीएनए प्रेजेंट है। सो साइटोप्लाज्म में एक जगह होगी न्यूक्लियोइड जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होगा, एक साइटोप्लाज्म में आपके राइबोसोम्स होंगे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस है। ये राइबोसोम्स आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मिलते हैं, आपके यूकैरियोट्स के अंदर भी मिलते हैं, लेकिन फ़र्क होता है। जो प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स मिलते हैं वो होते हैं 70S टाइप, 70S टाइप। ठीक है, अब देखते हैं कि ये 70S टाइप होते क्या है। जो ये 70S है, S का मतलब क्या है, लिखने को आ सकता है 1 मार्क का क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय S? विच टाइप ऑफ राइबोसोम्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स आर नोन इन नेचर? 2 टाइप्स, 70S एंड 80S। ठीक है, कहाँ मिलते हैं? 70S आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, 80S आर फाउंड इन यूकैरियोट्स। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय S? S इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन, कोएफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन। और ये किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे स्वेडबर्ग, तो इसको और डाल के स्वेडबर्ग यूनिट भी कहते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट। सो एस का मीनिंग कोएफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन और स्वेडबर्ग। ठीक है, बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में कौन से टाइप के राइबोसोम्स होते हैं? 70S टाइप, एंड यूकैरियोट्स में कौन से टाइप के होते हैं? 80S टाइप्स। ठीक है, अब ये डिस्कस करने वाली बात है कि 70S जो है, सारे टाइप के राइबोसोम्स के अंदर एक आपका लार्जर सब यूनिट होता है, एक आपका स्मॉलर सब यूनिट होता है। ठीक है, तो जो लार्जर सब यूनिट है 70S का, उसे कहते हैं 50S।
ठीक है, एंड जो स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का उसे हम कहते हैं 30S। ठीक है, 70S के दो सब यूनिट्स हैं, लार्जर यूनिट इज 50S, स्मॉलर यूनिट इज 30S। ठीक है, अब ये मत कहना कि 50 + 30। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 subunits of ribosomes. One subunit of ribosome is 50S and the other unit of ribosome is 30S. Is this organism a prokaryote or a eukaryote? तो ये मत कर देना कि 50 + 30 करके 80 बन गया मैम, इट इज़ अ यूकैरियोट। नो, 70 के होते हैं 50S एंड 30S। ठीक है, ये इसलिए है कि अगर यूनिट्स को अलग अलग से टाइप सेडिमेंटेशन करोगे सेंट्रीफ्यूगेशन करके, ठीक है, तो आपका एक जो है उसका जो हैवी वाले का जो वैल्यू आएगी वो 50 आएगी एंड स्मॉलर वाले की जो आएगी वैल्यू 30 आएगी, लेकिन हम जब जोड़ के इसको करेंगे तब 70 आएगी। ओके, तो जो बैक्टीरिया है उसमें कौन से टाइप के राइबोसोम्स होंगे? 70S। और यूकैरियोट्स के अंदर कौन से टाइप के होते हैं? 80S। ठीक है, 80S में भी आपके जो हैं ये किसके अंदर होते हैं? यूकैरियोट्स के अंदर। और इसके अंदर भी 2 सब यूनिट्स होंगे, एक लार्जर होगा एक स्मॉलर होगा। लार्जर जो होता है वो होता है 60S एंड जो स्मॉलर होता है वो होता है आपका 40S। 50 के बाद 60S, ठीक है, 30 के बाद 40S। ठीक है, तो 80S के कौन से 2 सब यूनिट्स हैं? 60S एंड 40S। एंड 70S के कितने सब यूनिट्स हैं? 50S एंड 30S। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल एनवेलप देख लिया हमने, इसके 3 चीज़ें होती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ग्लाइकोकैलिक्स अगर थिन होगा तो स्लाइम लेयर, थिक होगा तो कैप्सूल कहलाएगा। सेल वॉल जो होती है प्रोकैरियोट्स में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। आर्के बैक्टीरिया के अंदर सल्फर लेयर्स होती हैं, मिथानोजेंस के अंदर सूडोपेप्टिडोग्लाइकन एंड माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल ही एब्सेंट है। देन सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो दुनिया जहान में जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है वो सब की सब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आएंगे तो एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइबोसोम, जो 70S टाइप का होता है, विच हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। एंड देन देयर इज अ हाईली कॉइल्ड DNA प्रेजेंट इन अ सर्टेन रीजन और कॉर्नर ऑफ अ साइटोप्लाज्म। उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसकी, अभी ये मैंने एक सेल वॉल बनाई, ठीक है, उसके बाहर मैंने बनाई है ग्लाइकोकैलिक्स, दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, दिस इज सेल वॉल, ठीक है, एंड देन दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन में मैंने जो है ये जो है मेरा DNA है। ठीक है, और जो रीजन हो जाएगा उसको मैं कह दूंगी न्यूक्लियोइड। ठीक है, अब इसके अंदर छोटे छोटे डॉट्स जैसे मैंने क्या बना दिए? राइबोसोम्स। ठीक है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है आपकी? राइबोसोम्स तो हो गए, उसके बाद आपकी होती है इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़, दीज आर नॉट ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स नहीं है ये, बट दीज आर स्ट्रक्चर्स, इनको स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली स्पेसेस हैं। ठीक है, एंड इन स्पेसेस की मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, दीज आर फ्री स्पेसेस। क्वेश्चन आया हुआ है आपका नीट के अंदर, व्हाट आर दे? दे आर फ्री स्पेसेस। उसमें लिखा हुआ था कि इंक्लूजन बॉडीज़ का व्हाट इज़ द which feature is not present in इंक्लूजन बॉडीज़, तो उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये आंसर था, लेकिन दे आर फ्री स्पेसेस इन द साइटोप्लाज्म, ये लिखा हुआ था। दैट मीन्स फ्री स्पेसेस इन द साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इंक्लूजन बॉडीज़। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंक्लूजन बॉडीज़ करती क्या है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ मटीरियल। ठीक है, स्टोरेज ऑफ मटीरियल। तो बेसिकली हम कहेंगे इंक्लूजन बॉडी के ऊपर क्वेश्चन आता है,
आता है, CBSE में भी आता है, नीट में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंक्लूजन बॉडीज किस में मिलती हैं? प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलती हैं। व्हाट आर दे आर फ्री स्पेसेस विच स्टोर मटेरियल। कौन से टाइप के मटेरियल स्टोर करती हैं ये? एक तो करती हैं गैस वैक्यूल, ठीक है, गैस स्टोर करती है, तो उस इंक्लूजन बॉडी को हम कहेंगे गैस वैक्यूल। अब आपने वैक्यूल जो है प्लांट के अंदर भी पढ़ा है, प्लांट के अंदर तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो होता है सेंट्रल वैक्यूल होता है, प्लांट वैक्यूल, बहुत इसका मतलब बहुत महत्व है प्लांट्स के अंदर। तो उस वैक्यूल की वजह से जो उसका जो उसका न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल का, वो एक कोने में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप कहोगे कि मैम वैक्यूल तो उसकी मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो वैक्यूल है इट इज़ नॉट वैक्यूल, इट इज़ एन इंक्लूजन बॉडी, ठीक है, गैस वैक्यूल। अगर ये फॉस्फेट स्टोर करेंगे तो उसे कहेंगे फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ठीक है। अगर ये साइनोबैक्टीरिया उसका जो है पिगमेंट होता है, अगर वो वाला पिगमेंट स्टोर करेंगे तो ये टाइप हो जाएगी साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका आता है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, ठीक है। सो अगर आपसे इंक्लूजन बॉडीज पूछा जाए, दे आर जस्ट फ्री स्पेसेस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म फॉर द स्टोरेज ऑफ मटेरियल। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द of inclusion bodies are there? Gas vacuole, phosphate granule, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। इनकी मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया कि इसके अंदर भाई जो अलग अलग टाइप की हैं आपकी, ठीक है, ये पिंक, ग्रीन, पर्पल, ये सब आपकी क्या हो गई? इंक्लूजन बॉडीज़ हो गई, ठीक है। अब इसके बाद ना कुछ एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं, यू नो। अगर हम बात, ये तो नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर होगा ही होगा। अब आपने पढ़ा था बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो ऑटो एंड हेटेरो। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होंगे वो अपना खाना खुद बनाएंगे। खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी या तो वो केमिकल सब्सटेंसेस से यूज़ करेंगे उनकी एनर्जी, तो वो कौन से बैक्टीरिया कहलाएंगे? कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया। क्योंकि ये एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं? ये एनर्जी ले रहे हैं केमिकल कंपाउंड से। और अगर वो एनर्जी लेते हैं सनलाइट से, ठीक है, तो वो कहलाएंगे फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे आपके, बताओ कौन से थे चैप्टर नंबर 2 के अंदर? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसे हमने पहले बोला था ब्लू ग्रीन एल्गी, उसका नाम पड़ गया था ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA की फुल फॉर्म आ सकती है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। पहले इसको एल्गी समझा गया क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा था, ठीक है, और कलर क्या था? ब्लू ग्रीन। बाद में पता चला कि ये तो प्रोकैरियोट है, ओके, तो इसका नाम हो गया साइनोबैक्टीरिया। ये दो टाइप के आपके एग्जाम्पल लिखे थे बुक के अंदर, एक था आपका नॉस्टॉक, ठीक है, एक था आपका एनाबीना, ओके। ये दोनों ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनके अंदर क्लोरोफिल ज़रूर होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट इज क्लोरोफिल, क्योंकि अगर आप सनलाइट को यूज़ कर रहे हो फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, तो सनलाइट को थोड़ी देर के रोक के तो रखना पड़ेगा ना, बिकॉज सनलाइट क्या करती है? लाइट गिरती है नीचे और रिफ्लेक्ट होके ऊपर चली जाती है, गिरती है, नैनो सेकेंड्स में रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। तो आपको उसको रोक के रखना पड़ेगा जिससे कि आप खाना बना सको। तो रोकने का काम, एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होनी चाहिए। एंड क्लोरोफिल कौन से ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट होती है? प्लास्टिड्स के अंदर। प्लास्टिड्स में एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और क्लोरोप्लास्ट एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, तो सॉरी बेटा, वो तो नोस्टॉक एंड एनाबीना में प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। तो ये क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट होती है? क्वेश्चन आता है, क्लोरोफिल is present in nostoc and anabina, but name the structure present in which chlorophyll is present। तो वो स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम कहते हैं क्रोमैटोफोर, ओके।
अब क्रोमैटोफोर यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ कि ये है मेरा क्रोमैटोफोर, ये ना बेटा मेम्ब्रेन से आपको अटैचमेंट दिखेगी इसकी, ठीक है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो मेम्ब्रेन है थोड़ी सी अंदर गई, ऐसे उसने एक राउंड लिया और बाहर आ गई, ओके, क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो थी अंदर एक्सटेंड करी थी। अगर बाहर की तरफ ही होता तो कहते हैं ये बाहर एक्सटेंड करी थी, अंदर की तरफ है तो अंदर एक्सटेंड करी थी। तो ये क्या हो गया आपका क्रोमैटोफोर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल। तो ये आपका एक नॉस्टॉक या एनाबीना मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसके अंदर, ठीक है, अब हमने बात कर ली इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड एक रीजन के अंदर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर 70S टाइप के। इसके अंदर इंक्लूजन बॉडीज़ प्रेजेंट है बहुत सारे टाइप की, ठीक है। इसके अंदर अगर वो बैक्टीरिया जो है आपका प्रोकैरियोट जो है, अगर वो ऑटोट्रॉफिक है तो उसके अंदर क्रोमैटोफोर्स भी होंगे, ठीक है। एंड उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सारे बैक्टीरिया के अंदर, जो कि अंदर ही होती है इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम होता है मीजोजोम, मीजोजोम, ठीक है। मीजोजोम के फंक्शंस, पहला सेल वॉल सिंथेसिस। हर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, तो सेल वॉल सिंथेसिस के लिए मीजोजोम्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन, मेरे पास पेरेंट सेल के पास एक डीएनए पड़ा है, अब वो जब डिवाइड करेगा माइटोसिस से 2 सेल बनाएगा, 2 डॉटर सेल, तो वो एक में चला जाएगा और दूसरा डॉटर सेल तो रोना शुरू कर देगा, मेरे पास तो डीएनए भेजा ही नहीं आपने, कैसे मम्मी हो आप। तो क्या करती है मम्मी, क्या करती है, पेरेंट सेल क्या करता है, माइटोसिस करने से पहले अपने अंदर जो जो चीज़ें हैं ना उनको डबल कर देता है। तो उसने डीएनए को भी डबल कर दिया, ठीक है, लेकिन उसका एकदम सेम कॉपी बनाई, तो हम कहते हैं डीएनए का रेप्लिका बना दिया, डीएनए रेप्लिकेशन। अब उसके पास 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स हो गए, एक डॉटर को दिया, दूसरी डॉटर को दिया, दोनों बच्चे खुश, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन भी कौन करता है, मीजोजोम। सेल वॉल सिंथेसिस भी कौन करता है, मीजोजोम्स। एंड देन थर्ड इसके अंदर मैं ही भूल जाती हूँ इसके अंदर क्या होता है, हाँ, इट सिक्रीट सम एंजाइम्स, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। आपको ये पता है कि एटीपी पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनते हैं, ठीक है। एटीपी बनना एक टाइप का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन आपने पढ़ा होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका जो है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, उससे क्या बनता है आपका CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया हर यूकैरियोट के पास है, लेकिन प्रोकैरियोट को क्या एटीपी नहीं चाहिए, यस, उसको भी एटीपी चाहिए, तो उसको भी सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना है। तो वो किससे करता है, उसके लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो कौन रिलीज करता है और कौन हेल्प करता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, मीजोजोम्स। तो ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो है फंक्शंस है, सेल वॉल सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन, एटीपी सिंथेसिस, ओके। अब बेटा मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी कि सेल मेम्ब्रेन, हमने बात करी सेल मेम्ब्रेन के ना एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है। इनर एक्सटेंशंस की अगर बात करें तो वो होंगे, एक तो आपका क्रोमैटोफोर, पूछा जाए ना क्रोमैटोफोर क्या है, इट इज अ प्रिमिटिव chloroplast, it contains chlorophyll and very important, it is an inner extension of cell membrane, ठीक है। Second, mesosomes, mesosome is also an inner extension of the cell membrane. Now outer extensions, सेल मेम्ब्रेन की आउटर एक्सटेंशंस, एक तो होते हैं इसके पास पिल्लाए, बहुत छोटे साइज के होते हैं, दे आर नॉट यूज फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए यूज होते हैं पिल्लाए, नो, पिल्लाए किसके लिए यूज होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए,
ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी टाइप की, कॉन्जुगेशन। ठीक है, सो क्या बैक्टीरिया, क्या प्रोकैरियोट सेक्सुअल रिप्रोड्यूशन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, यस। ठीक है, और कौन सा स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, पिल्लाई। और पिल्लाई किससे बना होता है, सेल मेम्ब्रेन से। और सेल मेम्ब्रेन का इनर एक्सटेंशन है या आउटर एक्सटेंशन है, आउटर एक्सटेंशन। ठीक है, सेकंड होते हैं फिम्ब्रिए, ये थोड़े से बड़े होते हैं पिल्लाई से। ठीक है, ये भी लोकोमोशन के लिए यूज़ नहीं होते, किसके लिए होते हैं, अटैचमेंट पर्पसेस। एक बैक्टीरिया को पानी बह रहा है तो वो पानी के साथ बह के नहीं जाना चाहता, तो एक पत्थर आ गया, वो उसको पत्थर को ना अटैच कर लेगा एकदम। जैसे आप स्पाइडरमैन देखते हो ना, उसके अंदर से वो निकलता है और वो एकदम से ग्लू की तरह चिपक जाता है। तो वैसे ही अटैचमेंट ऑन द सर्फेसिस ऑफ फॉर द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया ऑन द सर्फेसिस हम क्या यूज़ करते हैं, फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए क्या है, आउटर एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देन थर्ड फ्लैजेला। फ्लैजेला लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है एंड दे आर द बिगेस्ट या लॉन्गेस्ट आउटर एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। देन फोर्थ आर सीलिया, थोड़े कम होते हैं बट ये भी लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक बार इसको पूरा का पूरा ओवरव्यू दे रही हूँ प्रोकैरियोट्स का। प्रोकैरियोटिक्स सेल के अंदर फर्स्ट इज द सेल एनवेलप। ठीक है, सेकंड जो आपका होता है इसके अंदर साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा राइबोसोम्स 70S टाइप के। ठीक है, हमने पढ़ा डीएनए जो कि हाईली कॉल्ड है, कहाँ प्रेजेंट है, इन न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है, एक स्पेस है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा साइटोप्लाज्म के अंदर, इंक्लूजन बॉडीज़। इंक्लूजन बॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इसके अंदर। ठीक है, ये किसके लिए यूज़ होती है, स्टोरेज पर्पसेस के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा इसके अंदर होते हैं आपके मीजोजोम्स जो कि इनर एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर कौन होते हैं आपके क्रोमैटोफोर्स, अगर आपका फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो। और वो क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं आपके इनर एक्सटेंशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स हो गए आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। और सेल एनवेलप में आपके क्या थे, ग्लाइकोकैलिक्स था। ठीक है, सेल वॉल थी और सेल मेम्ब्रेन थी। ओके, नाउ थर्ड इसका जो स्ट्रक्चर है, थर्ड तो इसके अंदर है नहीं, आपका साइटोप्लाज्म ही मैंने कर लिया था इसके अंदर। ओके, नाउ एक्सटेंशंस, आउटर एक्सटेंशंस ना बेटा एक करेक्शन कर लेना, मैंने जो फ्लैजेला और सीलिया है वो सेल वॉल की आउटर एक्सटेंशन करा दी थी। ठीक है, बट सेल मेम्ब्रेन की हम आउटर एक्सटेंशंस करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो ये लिखा हुआ है फ्लैजेला एंड सीलिया आर द आउटग्रोथ्स ऑफ सेल वॉल, लेकिन जब फ्लैजेला एंड सीलिया के अंदर देखोगे आप तो एक्सटेंशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं, बट क्योंकि आपकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो फ्लैजेला एंड सीलिया की लिखी हुई है एक्सटेंशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सो वी विल गो बाय सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ही करेंगे, ऑल्दो आप गूगल मत करना, क्योंकि गूगल वगैरह में कई जगह पे टॉपर वगैरह या वेदांतु के अंदर आंसर आपका सेल वॉल है, किसी के अंदर आपका सेल मेम्ब्रेन है, बट टू बी प्रिसाइज आप फ्लैजेला एंड सीलिया एक्सटेंशन, आउटर एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रोकैरियोट्स के ऊपर कंप्लीट हो गया। यस, अब हम जो है एक बार पढ़ लेते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला या सीलिया दोनों ही लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होते हैं और दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा ही होता है। इसको याद रखना, 9+2 अरेंजमेंट है, बाहर 9 है, अंदर 2 है। ठीक है, बाहर मतलब पेरीफेरी पे 9 है, अंदर क्या है, 2 है। और ये किसका अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स। माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो होते हैं आपका, जैसे कि सेल के अंदर ना एक कोने पे पड़ा है मेरा डीएनए। ठीक
ठीक है। उस डीएनए को के ऊपर कुछ प्रोटीन्स अटैच करने हैं और वो प्रोटीन्स जो बन रहे हैं वो दूसरे कॉर्नर पे बन रहे हैं, तो दूसरे कॉर्नर से उठा के डीएनए तक पहुंचाने के लिए अंदर भी एक टाइप का रेलवे सिस्टम होता है, ठीक है। उस रेलवे की जो पटरी होती है वो कौन बनाते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब सेल और उसके अंदर का स्केलेटन, क्योंकि स्केलेटन नहीं होगा तो क्या होगा? मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। स्केलेटन हमें क्या करता है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करता है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं मूवमेंट की इनसाइड द सेल, ठीक है। तो इनसाइड द सेल जो मूवमेंट कराते हैं उन ऑर्गेनल्स को बोला जाता है, आपका उन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन के अंदर आपके 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स आते हैं। एक आता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। दूसरा आता है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स सबसे बड़े होते हैं, माइक्रोफिलामेंट सबसे छोटे होते हैं एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट की इन दोनों की जो इसका जो साइज होता है इन दोनों के बीच का होता है, ओके। तो साइटोस्केलेटन में अंदर पटरी बनाना, रोड बनाना, ठीक है, उसके ऊपर ट्रक्स बनाना, ये काम कौन करता है? ये 3 मिलके करते हैं। एक पटरी बिछा देते हैं जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, ठीक है। तो ट्रेन चल रही है अंदर, जैसे कि एक सेल के अंदर ट्रेन चल रही है और उसके ऊपर जो है बोगीज़ हैं, बोगीज़ के अंदर कौन बैठे हैं? कोई ना कोई स्ट्रक्चर बैठा है, ठीक है। इस प्रोटीन को उठ के यहाँ पे जाना है, उस प्रोटीन को उठ के यहाँ पे आना है। तो बोगी किसने बनाई? पटरी किसने बनाई? क्या कहते हैं, ट्रक किसने बनाया? वैन किसने बनाई? ये साइटोस्केलेटन ने बनाई होती है। और वो कितने टाइप के होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। अब आपका जो फ्लैजेला और सीलिया है ये भी किसके लिए है? मूवमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। मूवमेंट मतलब साइटोस्केलेटन का ही कोई पार्ट बनाएगा इसको। तो ये बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर आपसे क्वेश्चन आए फ्लैजेला एंड सीलिया आर मेड अप ऑफ which type of cytoskeleton? तो microtubules, because now you know that microtubule is a type of cytoskeleton. and जो microtubules का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? 9+2, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर की तरफ, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स अंदर की तरफ। अब इसको अच्छे से एक देखते हैं। 9+2 मतलब आपके 9 डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑन पेरिफेरी, ठीक है। मतलब 9 डबलेट्स होंगे, 9 डबलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑन द पेरिफेरी। बाहर की साइड पे आपके 9 डबलेट्स होते हैं। 9 डबलेट्स कैसे होते हैं? ए, ठीक है, और उसके साथ में बी। 1 डबलेट जो होता है उसमें ए और बी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। एंड ये माइक्रोट्यूब्यूल्स खुद किसके बने होते हैं? प्रोटोफिलामेंट्स के। प्रोटोफिलामेंट्स, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटोफिलामेंट्स, ठीक है। तो ए एंड बी आर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, सिंस दे आर जॉइंड टुगेदर दे आर कॉल्ड एज अ डबलेट। ऐसे कितने डबलेट होंगे? 9। और कहाँ प्रेजेंट होंगे? आउटर साइड पे। तो एक ये मैंने बना दिया, एक सर्कल बना लेते हैं पहले। तो ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये ए एंड ये बी, फिर ये ए और ये बी, फिर ये ए और ये बी, और ये ए और ये बी। तो देख लो, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10, ओहो 9 बनाने थे 10 बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है इसको रहने दो। सपोजिटली ये 9 बन गए हैं। 9 क्या है? डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द पेरिफेरी, बाउंड्री पे, ठीक है। +2, 2 का मतलब क्या होता है? दो प्रेजेंट है, ठीक है, इनर साइड पे, इन द सेंटर। लेकिन 2 क्या प्रेजेंट है? सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो 2 सिंगलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑन इन सेंटर, ठीक है। तो मैंने अब बना दिया ये, ठीक है, 2 सिंगलेट बना दिया मैंने, ठीक है। 2 डबलेट क्यों नहीं है? क्योंकि डबलेट तो होते ज्वाइन होने पे, ये है सिंगलेट अलग अलग। और ये आपस में किससे जुड़े हुए हैं? ये आपस में जुड़े हुए हैं एक लिंकर प्रोटीन से, ठीक है, ओके। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे किसके बने हुए थे? प्रोटोफिलामेंट्स के। 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं। तो मैंने ये सिंगलेट, ये 2 क्या है? सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द सेंटर जॉइंड बाय लिंकर प्रोटीन। ये क्या है? डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, जिसमें विच आर प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड, 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ओके। अब ये ए और बी किसका बना होगा? प्रोटोफिलामेंट का, क्योंकि ए इज अ माइक्रोट्यूब्यूल, बी इज अ माइक्रोट्यूब्यूल। ये किसका बना होगा? ए प्रोटोफिलामेंट का। ए जो है 13 प्रोटोफिलामेंट्स का बना होता है। किसका बना होता है? 13 प्रोटोफिलामेंट्स का। और जो बी होता है 10 प्रोटोफिलामेंट्स का होता है। 3 जो होता है वो आपका जो ए से है शेयर कर लेता है। जो सिंगलेट है इनके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इनके पास पूरे 13 होते हैं, क्योंकि ये शेयर नहीं कर सकते क्योंकि आपस में जॉइंट नहीं है। तो 2 सिंगलेट microtubules in the center joined by linker protein. Each singlet is made up of how many protofilaments? 13 protofilaments. And then there is a protective sheath. इसके बाहर एक इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेंटर वालों को यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव शीथ होती है, ठीक है, जिससे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव शीथ, ओके। ये प्रोटेक्टिव शीथ हो गई। इसके बाद आपके जो ए है इसके पास कितने प्रोटोफिलामेंट्स है? 13। बी के पास कितने हैं? 10, क्योंकि बी जो है 3 शेयर कर रहा है ए से। नाउ ए और बी, एक मिनट रुकना ज़रा, मैं एक बार, थोड़ा सा डायग्राम ना अलग ही हो जाता है हमेशा। इसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा हमें। एक बार रुको। हाँ बेटा, मैंने दोबारा से बनाए हैं 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 पेरिफेरल डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ओके। इसको इस तरीके से बनाना है कि ए पूरा हो और बी जो है आधा हो, ठीक है। लेकिन ए जो है वो इस साइड होनी चाहिए। मैंने पहले क्या गलती कर दी थी? मैंने बी को इस साइड कर दिया था। ए पहले था, बी बाद में था। अब क्या है? ए बी पहले है, ए बाद में है। ए को इस साइड पे रखना है, राइट साइड पे, बी को पीछे रखना है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर बनाती हूँ यहाँ पे 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, जॉइंड बाय अ लिंकर डीएनए एंड सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव शीथ, ठीक है। उसके बाद जो ये आपका ए माइक्रोट्यूब्यूल है उसके पास 2 आर्म्स होती हैं, 2 आर्म्स, ठीक है। सबके पास बना दूं मैं 2 आर्म्स। दो आर्म्स बना दी मैंने सबके पास, ठीक है। अब ये आर्म्स किसकी बनी होती हैं? डायनिन, DYENEIN, डायनिन मोटर
प्रोटीन। मोटर से पता चल रहा है कि लोकोमोशन का काम कौन करेगा, ये डाइनिन प्रोटीन। मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर मैं अगर आपसे पूछूं कि मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोकोमोशन में हेल्प कर रही है वो कौन है, द आर्म्स अटैच टू द ए माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ए माइक्रोट्यूब्यूल बी पे अटैच नहीं है। आपसे पूछा जाए डाइनिन की जो आर्म्स होती हैं किस पे अटैच होती है, ए माइक्रोट्यूब्यूल पे या बी माइक्रोट्यूब्यूल पे, ए माइक्रोट्यूब्यूल पे। कितनी आर्म्स होती है डाइनिन की, 2 आर्म्स होती हैं। और डाइनिन क्या है, एक मोटर प्रोटीन है। सो इट इज द आर्म्स आर बेसिकली हेल्पिंग इन द मूवमेंट ऑफ द फ्लैचुला और सीलिया। ठीक है, अब जो इनर आर्म होती है ना, ये बाहर वाली है, ये इनर है, ये बाहर वाली है, ये इनर है, ये बाहर वाली है, ये इनर है। इनर आर्म जो होती है आपकी वो बी माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच्ड होती है। कर लेना, आप अटैच कर लेना। और ये जो अटैचमेंट होती है ये किस प्रोटीन से होती है, नेक्सिन प्रोटीन। ठीक है, ये आपका अटैचमेंट हो जाएगा, इनर वाली की अटैचमेंट होती है। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। अब क्या होता है कि आपका जो साइटोप्लाज्म, जो ये प्रोटेक्टिव शीट थी ना, इसके पेरीफेरी से आपके रेडियल स्पोक्स निकलते हैं जो ए माइक्रोट्यूब्यूल को टच करते हैं। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल इज जॉइंट टू द सेंट्रल प्रोटेक्टिव शीथ। कैसे, बाय द रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक्स बना दिए मैंने। ठीक है, रेडियल स्पोक्स का ना सेंट्रल शीथ के यहाँ पे मोटा सा हेड होता है। तो ए से निकलेंगे रेडियल स्पोक्स, हेड, ए से निकलेंगे रेडियल स्पोक्स एंड हेड, ए से निकलेंगे रेडियल स्पोक्स एंड हेड, ए से निकलेंगे रेडियल स्पोक्स फिर हेड, ए से निकलेंगे रेडियल स्पोक्स हेड। ये हेड और ये हेड। ट्रांजिशन जोन को छोड़ दो। ठीक है, समझ में आ गई आपको। यहाँ पे आप ऐसे दिखाओगे कि आपके सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है मेड अप ऑफ कितने प्रोटोफिलामेंट्स, 13 प्रोटोफिलामेंट्स। एंड ये जो 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे आर जॉइंड बाय अ लिंकर प्रोटीन। एंड ये पर्पल कलर की क्या है, दिस इज अ प्रोटेक्टिव शीथ अराउंड द सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, उसके बाद पेरीफेरी पे देयर आर 9 doublet microtubules are present made up of A microtubule and B microtubule. ठीक है, the A microtubule is joined to the central sheath via radial spokes. ठीक है, there is a head of the radial spoke towards the साइटोप्लाज्म प्रोटेक्टिव शीथ। तो अगर ए से अटैचन तो ए कितने हैं, 9 है। तो कितने रेडियल स्पोक्स हो गए, 9 रेडियल स्पोक्स। स्पोक्स के जो हेड है वो कहाँ पे है, सेंट्रल शीथ के टू प्रोटेक्टिव शीथ के टूवर्ड्स हैं। ए से कौन सी आर्म्स निकल रही हैं, डाइनिन की 2 आर्म्स निकल रही हैं। डाइनिन क्या है, एक मोटर प्रोटीन। और कौन सी आर्म जो है आउटर या इनर वाली, बी से अटैच्ड है, इनर वाली किस प्रोटीन से, नेक्सिन प्रोटीन से। सो सीलिया, अब देख लो ये आपका सीलिया ऑब्लिक फ्लैजुला, दोनों का सेम स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंड इट इज 9+2 अरेंजमेंट किसका, ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑन पेरीफेरी। ठीक है, किस किस के बने होते हैं, मेड ऑफ ए एंड बी माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, एंड 2 सिंगलेट, याद रखना है, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंटर। joined by linker protein. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन फॉर लोकोमोशन इज डाइनिन प्रोटीन। डाइनिन की आर्म्स होती हैं, किस पे होती है, ए माइक्रोट्यूब्यूल पे। ठीक है, तो ये आपसे सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए पूछा जाएगा, उसके ऊपर लिखना कुछ नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर बना लेना। ठीक है, ए को हमेशा राइट साइड पे रखना, बी को हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की लिख के प्रैक्टिस कर लेना, सीलिया और फ्लैजुला। अब एक लास्ट चीज़ रह गई थी, जो आपका फ्लैजुला होता है
उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बेसल बॉडी, उसके अंदर जो आपको वो करना है ना, आपको मैंने बेसल बॉडी के अंदर ना रिंग्स लिखवा रखी है, रिंग्स मत लर्न करना, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, वो मेरे को कुछ करेक्शन करना पड़ेगा उसके अंदर। रिंग्स आपके बुक में भी नहीं है तो लर्न मत करना। बेसल बॉडी जो होती है किसके अंदर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है हुक, एंड उसके बाद होता है आपका फिलामेंट, ठीक है। हुक एंड फिलामेंट जो होते हैं ये सेल वॉल के बाहर होते हैं। मतलब अगर मैं ये सेल मेम्ब्रेन दिखाऊं, ये मेरी एक सेल मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की, ठीक है, और ये जो है मेरा सेल वॉल है, ठीक है, ये मेरी है सेल मेम्ब्रेन। तो मेरी बेसल बॉडी जो है इधर है, ठीक है, और बेसल बॉडी मतलब इस साइड पे यहाँ से एक्सटेंड कर रही है सेल वॉल तक, ठीक है। और उसके बाद मेरा हुक आया यहाँ पे, और फिर मेरा जो है फिलामेंट आया यहाँ पे। फिलामेंट के सेंटर के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं एक्सोनीम, ठीक है, एक्सोनीम। तो फ्लैचुला के कितने पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी एम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हुक एंड फिलामेंट आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल वॉल, ठीक है। फिलामेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक्सोनीम। और फिलामेंट किससे कवर्ड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही कवर्ड होता है, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही स्ट्रक्चर है जो बाहर की तरफ एक्सटेंड हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा इसका ईच पार्ट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो अभी मैं इसको एंड कर रही हूँ इस वीडियो को यहाँ पे। अभी हमें ग्राम स्टेनिंग पढ़नी है बैक्टीरिया की, एंड ग्राम स्टेनिंग के बाद फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। ओके।